गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 24 जून पे पहुंच चुके हैं और आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सेक्शन से। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो टॉपिक्स और आज के जो 10 एरियाज़ के ऊपर हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम प्रोजेक्ट 28 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ड्राफ्ट अमेंडमेंट आईटी रूल्स जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है कि आईटी रूल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टिकी बॉम्ब्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ग्राफीन और इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। देन हम यहाँ पर डोस्टाडिमैप एक ड्रग है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसकी लोकेशन देखेंगे। एनसीपीसीआर को डिस्कस करते हुए हम CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड देन आपका जो फास्ट टेलीस्कोप है जैसे कि 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप कहा जाता है, यहाँ से कुछ सिग्नल्स मिले, इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। फाइनली OECD के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। नाउ जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। जो कट ऑफ रखी गई है फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल मिनी मॉक, इट इज 6। जब भी आप क्वेश्चन को करेक्ट आंसर देते हैं तो 1 मार्क ऐड कर लीजिएगा, आंसर नहीं दे पाते हैं तो 0, और अगर गलत आंसर देंगे तो भी 0, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन को गलत तरीके से रीड करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको करेक्ट बताना है स्टेटमेंट्स इनमें से और आप इनकरेक्ट बताते हैं या वाइस वर्सा, उस केस में -2 की पेनल्टी लगेगी। नाउ प्लीज़ टारगेट को सेट करें, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं 10 में से आप कितना स्कोर करने वाले हैं। जब तब चलेंगे हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है प्रोजेक्ट 28 को लेकर, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया। पूछा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 28 किससे रिलेट करता है। क्या ये न्यूक्लियर मिसाइल से रिलेट करता है, एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेट करता है, न्यूक्लियर सबमरीन से रिलेट करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स यहाँ पर आपका टाइम शुरू हो चुका है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करेंगे इसको लेकर एक डिस्कशन। चलिए देखिए, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, इनको मॉडर्नाइज करने की बात करी जा रही है। इंडियन नेवी के अंदर आपकी अलग अलग कॉर्वेट्स होती हैं जो यहाँ पर हेल्प करती है हमें वॉर को जीतने के लिए। दे आर नॉट सबमरीन्स, ये सबमरीन्स नहीं होती है। कॉर्वेट दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से दिखती है। जब 1971 में बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया गया था, उस टाइम पर भी जो सबमरीन्स थी पाकिस्तान की, जिसमें उनकी एक गाजी करके जो सबमरीन थी, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी एक कॉर्वेट के द्वारा किया गया था। तो इंडियन कॉर्वेट ने जो सबमरीन्स थी पाकिस्तान की, उनको डिस्ट्रॉय किया था। तो इनका यूसेज कुछ इस तरीके से रहता है नेवी के एरिया के अंदर। तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है ये, और ये कोई न्यूक्लियर सबमरीन भी नहीं है। रादर सबमरीन्स को टारगेट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कॉर्वेट। और प्रोजेक्ट 28 जो है वो इसी को मॉडर्नाइज करने के लिए है। इंडियन नेवी एट प्रेजेंट हमारे पास कारमोता क्लास कॉर्वेट्स अवेलेबल हैं, जिसे प्रोजेक्ट 28 के थ्रू जाना जाता है, और ये एंटी सबमरीन रोल जो है वो निभाती है। तो आंसर वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो आपकी कॉर्वेट्स हैं या फिर कहीं प्रोजेक्ट 28 की जो कॉर्वेट्स हैं, इसे कमीशन करना शुरू किया गया था 2014 के अंदर, और लास्ट वन ये जो थी हमें 2020 में मिली थी। नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट लाने की यहाँ पे बात करी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो आने वाली कॉर्वेट्स होगी उसको इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाएगा ताकि उसमें अलग अलग सर्वेलेंस मिशन करने हो, वो भी आसानी से किया जा सके। एस्कोर्ट ऑपरेशन, कोई कमर्शियल शिप आपका आ रहा है और उनको पायरेट्स से बचा के लाना है, तो वो जो एस्कोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है वो भी इनके द्वारा करी जाएगी। डेटरेंस का काम भी इनके द्वारा किया जा सकता है। सरफेस एक्शन ग्रुप ऑपरेशन भी इनके द्वारा चलाए जा सकते हैं। सर्च एंड अटैक करने का काम भी प्रोजेक्ट 28 की जो कॉर्वेट्स है इनके द्वारा किया जा सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आईटी रूल्स 2021 की ड्राफ्ट अमेंडमेंट को लेकर है। पूछा गया इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। तो आप जो भी टॉपिक है उसे अंडरलाइन करिएगा, एग्जाम के अंदर भी इसी तरीके से सॉल्व करिएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नहीं तो क्या होगा, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जब तक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे क्वेश्चन को भूल जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाएगा, उस पर ध्यान देंगे, स्टेटमेंट को भूल जाएंगे। तो बेटर ये है कि जो मेन चीज़ है आपको वो बार बार ना पढ़नी पड़े, उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो टॉपिक को अंडरलाइन करिए, फिर 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़िए। इट प्रपोजेस टू क्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपील कमेटी, क्या इसमें कोई अपील कमेटी बनाने की बात करी गई है। इट ऑल्सो सजेस्ट प्लेसिंग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ग्रीवांस ऑफिसर, इसमें ग्रीवांस ऑफिसर के ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने की भी मांग करी गई है। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक फ्रेश ड्राफ्ट को वो लेकर आए हैं आईटी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट को करने को लेकर। नाउ अगर आप पहली स्टेटमेंट देखें तो कहीं ना कहीं ये कॉमन सेंस की लगेगी। जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में हर चीज़ पढ़कर जाएं या फिर आपको हर चीज़ याद रहे। बहुत सारी चीज़ें आप कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हैं। जब भी आप कोई नई चीज़ बनाएंगे
और वहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्रीवांसेस तो होंगे, तो क्या अपील करने का राइट तो आपको देना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपील करने का राइट ना दे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पे आपकी कॉमन सेंस आपको हेल्प करेगी, हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अपील कमेटी बनाई नहीं गई हो, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन मोस्ट ऑफ सच सिनेरियो जब भी इस तरीके से आप ड्राफ्ट रूल्स बनाते हैं तो या फिर कोई इस तरीके का पूरा सेटअप या स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो अपील कमेटी वहां पर ऑफकोर्स आपने कोई ना कोई तो अपॉइंट करी होगी कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है जो भी गवर्नमेंट ने वर्डिक्ट दिया आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आपको अपील करने का राइट तो होना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। एंड यस, यहाँ पर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रीवांस ऑफिसर के ऊपर रखी गई है। तो ड्राफ्ट प्रपोज करता है कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपील कमेटी यहाँ पर बनाई जाए, जिसको एम्पावर किया जाए, जो क्या कर सके, ताकि जो आपका कंटेंट होता है, क्योंकि देखिए आईटी रूल्स है आजकल, तो आईटी रूल्स में हमने देखा है कि देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कि आप ऑनलाइन क्या डाल सकते हो क्या नहीं डाल सकते हो, आप ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाल सकते जिससे कि देश के अंदर माहौल खराब हो, राइट। तो यहाँ पर कंटेंट को मॉडरेशन करने को लेकर, उसको रिव्यू करने को लेकर और कंटेंट को रिवर्स करने को लेकर डिसीजन जो है वो यहाँ पर लिए जा सके। और यहाँ पर आपने ये भी देखा पीछे भी काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट है जो कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करे गए, जिससे देश के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो था वो अराइज हुआ, और सरकार ने ये अपील करी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आप इसे हटाइए। और बहुत बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जब सरकार को जवाब नहीं दिया, तो उनको ये तक भी कहा गया कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे, आप गवर्नमेंट को जवाब नहीं देते और आपकी जवाबदेही यहाँ पर आपको लगता है कि आप इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट को यहाँ पर ऑफ भी किया जा सकता है, टेक डाउन भी किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति इस कंटेंट को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, किसी ने कोई कंटेंट डाला लेकिन वो कंटेंट हटा लिया गया, तो अगर वो कंटेंट मॉडरेशन के डिसीजन को लेकर सेटिस्फाई नहीं है जो कि कंपनी के ग्रीवांस ऑफिसर के द्वारा लिया गया है, तो वो चाहे तो अपील कर सकता है किसको, गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपील कमेटी को। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए ने कोई कंटेंट डाला जिसको कि ग्रीवांस ऑफिसर ने कहा कि नहीं ये कंटेंट अप्रोप्रिएट नहीं है और उसे हटा दिया गया, तो वो चाहे तो गवर्नमेंट की जो अपील कमेटी है उनके पास जाकर भी इस चीज़ की दरख्वास्त कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर ठीक हो जाती है। काफ़ी टाइम से हम कोशिश करें, क्योंकि आईटी का जो एरिया है ये तो धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है, लेकिन हाँ यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारे यूजर्स रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, तो डेफिनेटली, और इवन हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी देखा था कि जिस तरीके की लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करी जाती है उसको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की बात करी गई थी, और हमने ये भी देख लिया है कि सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पर काम नहीं करता है। तो वहाँ पर सरकार कोशिश करे कुछ कोड ऑफ एथिक्स लाने की, कुछ सेल्फ रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन लाने की, और ग्रीवांस मैकेनिज्म को क्रिएट करने की। मेंस के लिए भी काफ़ी बेहतर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टिकी बॉम्ब्स को लेकर है, पूछा कि स्टिकी बॉम्ब्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट कहती है ये जो बॉम्ब होते हैं इसे रिमोटली डेटोनेट करा जा सकता है एंड कैन ऑल्सो सेट ऑफ यूजिंग टाइमर्स, टाइमर्स का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया जा सकता है। देन दे हैव बीन इन यूज सिंस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दिन रात काफ़ी मेहनत से काम कर रही है और काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर काम कर रहे हैं। दे आर नाउ रीशेपिंग देयर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर वो बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर देखा गया है कि इस तरीके के बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिलग्रिमेज और हमारे जो काफ़ी सारे ट्रैवलर्स वहां पर जाते हैं उनको बचाने के लिए भी यहां पर वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। नाउ स्टिकी बॉम्ब्स को मैग्नेटिक बॉम्ब्स भी कहा जाता है, और ये एक तरीके के एक्सप्लोजिव होते हैं जिनका साइज तो काफ़ी छोटा होता है, और मतलब व्हीकल्स के ऊपर आपने पुरानी मूवीज़ में भी और इवन नई मूवीज़ में भी देखा होगा कि व्हीकल के नीचे वो मैग्नेट के तरीके से बॉम्ब को लगा दिया जाता था। तो छोटा साइज होता है इसका और इसे स्टिक कर दिया जाता है, इसमें मैग्नेट भी होती है, तो मैग्नेटिक जो इसके अंदर फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है व्हीकल के साथ। तो यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। इसे सेकंड वर्ल्ड वॉर से यूज़ किया जा रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे नहीं बनाया गया था। क्या इसे रिमोटली डेटोनेट किया जा सकता है, टाइमर होता है, बिल्कुल ये चीज़ें इसमें करेक्ट हो जाती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से इसे यूज़ किया जा रहा है, और रिसेंटली हमने देखा कि जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसने भी इसे यूज़ किया था नेटो फोर्सेस के अगेंस्ट में। ठीक है, और वही चीज़ें, क्योंकि आप जानते हैं जेएनके के अंदर भी कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडिंग करती है, तो हो सकता है ये बॉम्ब्स बनाना उन्हीं ने सिखाया हो या फिर उन्होंने ही ये प्रोवाइड किया हो। एज पर द रिपोर्ट इट इज़ कॉइन शेप मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ अ स्मॉल कंटेनर। एक बार दिखा भी देता हूँ, वैसे अदरवाइज आपको आइडिया इसका लग चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बात करें ग्राफीन को लेकर। ग्राफीन दोबारा से न्यूज़ में था, वैसे तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पहले आई थिंक 2011-12 के आसपास प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आ चुका है, दोबारा से न्यूज़ में था, पूछा कि इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ एन एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट इलेक्ट्रिसिटी का ये एक अच्छा
और रादर कहा जाए एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड इन डीएनए सीक्वेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टच स्क्रीन। जो टच स्क्रीन हम देखते हैं अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और डीएनए सीक्वेंसिंग में भी क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? मे बी 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। देखिए, फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटेशन के लिए कहा जा रहा है कि ग्राफीन की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ग्राफीन थिनेस्ट मटेरियल माना जाता है अभी तक का, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो इसका थिकनेस है वो एक जो हमारा हेयर होता है, ठीक है, हेयर से बहुत ही ज़्यादा ये पतला होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, हेयर जो है वो वैसे ही काफ़ी पतला होता है, उससे भी कई गुना कम ये पतला होता है, आप ये मान सकते हैं। और ये भी कहा गया कि इतना पतला होने के बावजूद भी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और ये कहा जाता है कि स्टील जो होता है, स्टील से 200 गुना ज़्यादा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा कंडक्टर माना जाता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। और इसी क्वालिटी की वजह से कि कंडक्शन अच्छा है इसके अंदर, स्ट्रेंथ इसके अंदर अच्छी है, और इसकी जो आप कह सकते हैं थिकनेस है वो बहुत ही कम है। इसी वजह से बहुत सारे एरियाज में इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ग्राफीन एक एक्सट्रीमली डाइवर्स मटेरियल माना जाता है, ट्रांजिस्टर के अंदर, कंप्यूटर चिप्स के अंदर, एनर्जी जनरेशन के अंदर, डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर, वाटर फिल्टर्स के अंदर, टच स्क्रीन के अंदर, एलसीडी या ओलेड की बात कर लीजिए, सोलर सेल्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर विल बी सी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डोस्ट्रालीमैप ड्रग। रिसेंटली इसे न्यूज़ में देखा गया था। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? एड्स के लिए, कैंसर, मलेरिया या डेंगू के लिए? 10 सेकेंड्स सोचिए और आंसर करिए। एक छोटे लेवल पे ट्रायल किए जा रहे हैं इस ड्रग के, ताकि ट्रीटमेंट किया जा सके। और अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं उसके अंदर ये देखा गया कि इसमें 100% सक्सेस देखने को मिली है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए 100% सक्सेस हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और ये भी देखा जा रहा है कि इसके अंदर क्या होता है ना, कई बार ट्यूमर को आपने क्योर कर दिया, लेकिन दोबारा से कई बार ये रीसर्फेस कर जाता है। लेकिन यहाँ पर रेकरेंस को भी प्रिवेंट किया जा रहा है, तो दोबारा से ट्यूमर नहीं होगा। एक बार आपने सोल्व कर दिया उसे, उसका इलाज कर दिया, डायग्नोस करने के बाद उसको आपने ट्रीट कर दिया, उसके बाद दोबारा से ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज बी। तो एक काफ़ी आप कह सकते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। और ये कहा जा रहा है कि काफ़ी जल्दी ये जो डिसीज़ है कैंसर की, उसमें काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई जा सकेगी जब ये आपका ट्रीटमेंट मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, ड्रग ट्रायल ने अभी तक अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। 100% इरेडिकेशन किया जा रहा है कैंसर का पेशेंट्स के अंदर। एक छोटा ट्रायल था, लेकिन हाँ धीरे धीरे नंबर ऑफ सैंपल्स, जो इसका सैंपल साइज होगा वो भी बढ़ेगा। एंड वी आर एंटिसिपेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग दैट वहाँ पर नंबर वंस अगेन 100% ही रहना चाहिए ना। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। उससे पहले नेट 50 कूपन कोड आपका अवेलेबल है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं 2023 एंड 2024 के जो कोर्सेज exam.netmark.com के ऊपर अवेलेबल है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये कहाँ पर लोकेट करती है? वैसे आपको बताऊँ, जो लोनार लेक है उसके चारों तरफ ही आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगी। क्या ये महाराष्ट्र में है, केरला, कर्नाटका या आंध्रा? अब देखिए, क्वेश्चन आपको स्टैटिक का लग सकता है कि ये तो ज्योग्राफी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैप बेस्ड क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं, स्टैटिक के क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं जो एरियाज आपके कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इन्होंने अप्रूव किए हैं 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तभी ये लोनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी वो न्यूज़ में थी। महाराष्ट्र जो है इसको भी 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वो मिलने वाली है। इसमें पहली जो रहेगी वो है लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सटेंशन। लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सटेंशन ये बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। एंड ये भी देखा गया, ये जो आपका जो लोकेशन है, ये लोनार लेक, अभी मैप के ऊपर दिखाता हूँ, वहां पर लोकेट करती है। और लोनार लेक जो है ये माना जाता है कि 50,000 साल पहले जो मीटियोराइट का इम्पैक्ट था, मीटियोराइट का जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से ये बनी थी। ठीक है, द फॉरेस्ट अराउंड द लेक जो देखा गया है मेनली सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिजुअस टाइप का वो फॉरेस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या ये रामसर साइट है? क्या लगता है, लोनार लेक? यस, लोनार लेक जो है वो एक रामसर साइट भी है। यहां पे दिखा देता हूं आपको, दिस इज लोनार लेक। ठीक है, इट इज अ रामसर साइट। ठीक है, 2020 के अंदर ये जो डिसीजन था वो लिया गया था इसे ऐड करने का। ठीक है, सो 2020 में लोनार लेक को रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एनसीपीसीआर को लेकर है, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एनसीपीसीआर अंडरलाइन करिए इसको। पूछा गया इसको लेकर बताएं करेक्ट क्या है। क्या ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? बताइए, क्या ये इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता होगा? क्या हो सकता है? इट हैज लॉन्च द बाल स्वराज पोर्टल
फॉर डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। क्या कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग, बच्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कोई बाल स्वराज नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया गया? हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है। मंत्रालय कौन सा होगा सोचिएगा। एनसीपीसीआर को लेकर यहां पर क्वेश्चन है। देखिए, एनसीपीसीआर जो है इसने लॉन्च किया है एक CISS एप्लीकेशन, और ये बाल स्वराज पोर्टल के अंदर ये लेकर आए हैं ताकि जो स्ट्रीट के सिचुएशन है, चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट्स, उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के हिसाब से बनाई गई थी, उसके अंदर बनाई गई थी। इट फंक्शंस अंडर द वेरी सेम मिनिस्ट्री जो यहाँ पर मेंशन करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये काम करता है। एंड इट स्ट्राइव्स टू इंश्योर दैट जितने भी लॉज एंड पॉलिसीज हैं कंट्री के अंदर जो कि बच्चों के राइट्स को लेकर है, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो, और यहाँ पर UN कन्वेंशन के हिसाब से भी बच्चों के जो राइट्स है वो उनको प्रोवाइड किया जाए, उनको कंप्लाई किया जाए। बाल स्वराज के बारे में देखते हैं। यस, बाल स्वराज जो है एक पोर्टल है जो कि एनसीपीसीआर के द्वारा लेकर आया गया था, जिसका मेन काम यही है कि किस तरीके से रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो बनाया जा सके बच्चों के लिए, ताकि जब भी उनको जरूरत हो, जब भी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो, हम वो चीज कर पाए। पोर्टल के दो फंक्शन है, कोविड केयर एंड CISS। कोविड केयर लिंक केटर्स टू द चिल्ड्रन जिन्होंने अपने दोनों ही माँ बाप को, या फिर कहा जाए कि अपने केयर गिवर्स को भी खो दिया है, और उनको सहायता प्रोवाइड करना ये अब सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर आपको याद हो, कोविड की वजह से जिन बच्चों के पेरेंट्स जा चुके हैं या उनके केयर गिवर्स भी सर्वाइव नहीं कर पाए, उनके लिए PM केयर्स स्कीम को भी शुरू किया गया था, जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एनसीपीसीआर की मॉनिटरिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है, क्या क्या एरिया है वो यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है CAQM को लेकर, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर आपको बताना है इनकरेक्ट क्या है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इट वॉज सेटअप फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इन द NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। NCR के अंदर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना, उसके आसपास के एरियाज के अंदर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसे लेकर आया गया है। और इसने क्या किया है? इट हैज़ रिप्लेस सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन अथॉरिटी। तो यहाँ पर इसने रिप्लेस किसको किया वो भी यहाँ पर बताया गया। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा। ओके, नाउ देखिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है और एयर क्वालिटी अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर, NCR के अंदर और इसके आसपास के एरिया में ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि दिल्ली के अंदर आसपास के एरिया के अंदर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए आपका वो सफ़र का पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ है, जिसमें बता देते हैं कि एयर क्वालिटी लेवल कहाँ पर कितना है, उसको अलग अलग कैटेगरीज में पुअर, वेरी पुअर, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, वेरी गुड के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कलर कोडिंग भी उसकी करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़रूरी था। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो NCR के लिए लेकर आई गई है, और ये एक ऑर्डिनेंस 2021 के अंदर यहाँ पर लेकर आया गया था, और इसके हिसाब से कोशिश करी जा रही है कि जो NCR और इसके आसपास के एरियाज है वहाँ पर सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है एयर क्वालिटी को, और फिर जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना है, जिसमें CAQM जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना निभा रहा है। अब एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं, जब हम बात करते हैं NCR के, उसके अंदर हरियाणा भी आ जाता है, जो कि ऑफकोर्स कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर दिस एरिया इज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर, दैट इज द मेन टास्क विच पीपल डू देयर। और पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर की वजह से भी जो पराली जलाना होता है, आप देखेंगे उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ जाता है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। तो इसमें हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, और वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। उन एरिया, जब हम एडजॉइनिंग एरिया कहते हैं ना कि NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया में हम उन स्टेट्स को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली और NCR की जो एयर क्वालिटी है वो भी इंपैक्ट करती है। नाउ अब बात करें यहाँ पर CAQM की, तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि रेगुलेट करती है द प्रोसेस बाय कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम इसके द्वारा किया जाता है। अभी तक ये जो सारा काम था ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन अथॉरिटी थी उसके द्वारा किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि सेपरेट बॉडी बना ली गई है तो फिर उस अथॉरिटी का जरूरत नहीं है। आंसर अगर आपने सी किया है तो अपने आप को -2 दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो थी वो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना था। देन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पूछ रहा है फास्ट के बारे में। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, ये कहाँ पर लोकेट करता है? इज इट इन इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना? 10 सेकेंड्स। रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया सेकंड मिस्टीरियस सिग्नल। एक बार पहले भी इस तरीके का सिग्नल मिल चुका था जो कि स्पेस से आ रहा था, फ्रॉम अ स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड लोकेशन से। ऑफकोर्स यहाँ पर ये लोग बेसिकली इन टेलीस्कोप और इन सिग्नल डिटेक्शन से ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, या फिर कहीं और पर भी
लोग रहते हैं, किसी और प्लेनेट के ऊपर भी लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जो फास्ट है, जिसकी फुल फॉर्म है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, ये लोकेट करती है डेवोडैंग डिप्रेशन, जो कि गुजू प्रोविंस के अंदर है, चाइना के अंदर। ठीक है, सितंबर 2016 के अंदर इसने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज द लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है पूरी दुनिया के अंदर। फास्ट जो है वो क्या करता है बेसिकली, इट कलेक्ट्स एरिया इन मोर देन 2.5 टाइम्स दैट ऑफ द मेट्री डिश, जो कि आपकी पोर्टोरिको की ऑब्जर्वेटरी है, वो काफ़ी बड़ी मानी जाती थी, उससे बड़ा एरिया जो है वो इसने कवर किया हुआ है। यहाँ पर एक बार फोटो में भी आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि ओईसीडी को लेकर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन डेवलपमेंट को लेकर पूछा गया। बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका गलत है। इट्स अ ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज दैट सपोर्ट फ्री मार्केट इकोनॉमीज। क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ग्रुप है जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करता है? इंडिया ओईसीडी का मेंबर है जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है। बेसिकली दे आर आस्किंग और दे आर सेइंग रादर कि 1947 से इंडिया ने इसे ज्वाइन किया हुआ है। सोचिए, ओईसीडी जिसे पहले ओईसी कहा जाता था, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, इन इट्स रीसेंट रिपोर्ट इसने ग्रोथ रेट को शार्पली स्लैश डाउन किया है। तो ये ओईसीडी क्या करती है, काफ़ी सारी कंट्रीज की रिपोर्ट लेकर आती है जिसमें अलग अलग कंट्रीज कितनी ग्रोथ रेट से बढ़ेंगी वो बताया जाता है। इनके द्वारा जो अभी रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि इंडिया की ग्रोथ रेट 6.9% रहने वाली है, जो पहले के कंपैरिजन में कम करी गई है। क्योंकि सिचुएशन देखेंगे, अगर आप कोविड के बाद रशियन यूक्रेन क्राइसिस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो भी बढ़ रहा है, तो ये वो सभी सारी चीज़ों के बीच में जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की कम हो रही है। सिर्फ इंडिया की नहीं हो रही है, बहुत सारे देश ऐसे जिनकी जो ग्रोथ रेट है उसको स्लैश डाउन किया गया है। ओईसीडी 37 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है और ये बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी को डिस्कस करता है। जब भी ये लोग मिलते हैं, जब भी ये 37 कंट्रीज़ के मेंबर्स मिलते हैं, ये क्या करते हैं, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक सोशल पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे डेवलप करना है, कैसे डिस्कस करना है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। कौन से प्लस पॉइंट्स हैं, कौन से नेगेटिव्स हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आ सकती हैं, उसके ऊपर चर्चा करी जाती है। स्टेटेड गोल की बात करें ओईसीडी के, इसका मेन काम यही है कि प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और इसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है उसको लेकर बात करी जाती है। यस, ये फ्री मार्केट की भी बात करते हैं, यस ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ग्रुप है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या इंडिया इसका मेंबर है सिंस इंडिपेंडेंस? देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ओईसीडी को एस्टैब्लिश ही किया गया था 1960s के आसपास दिसंबर में बाय 18 यूरोपियन नेशंस प्लस यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर देखेंगे तो वहां पर इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे बनाया गया था, इसके पीछे मकसद क्या था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, वो आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाएगा, जो मैं आपसे आज पूछने वाला हूं कि ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहां है। ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर अभी भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिएगा इसके हेडक्वार्टर के बारे में ना। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी ओनली, क्योंकि आपको इनकरेक्ट यहां पर बताना था। राइट, जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं, लेकिन ये रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है, इसको मिस मत करिएगा, बिकॉज ये 2 मिनट की इन्वेस्टमेंंट आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर चीज़ें रिकॉल करने के लिए। देखिए ये चीज़ इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ क्रूड पॉइंट। अगर आपको लगता है ना कि एग्जाम में जब आप दे रहे होते, जो भी एमसीक्यू टेस्ट दे रहे होते हैं या फिर अभी तक जो आपने अपने कॉलेज लेवल पे एग्जाम दिए, आपको क्वेश्चन देखकर ऐसा अगर फील होता है कि यार ये मैंने पढ़ा तो है लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको अभी एग्जाम के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कमी होती है कि लैक ऑफ रिविजन हमें देखने को मिली। अगर रिवीजन अच्छे से करी जाती है, आपको कभी भी एग्जाम में ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मैं इसको अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोशिश करिए नंबर ऑफ रिवीजन को बढ़ाने की ना। शुरुआत करते हैं रिवीजन की यहाँ पर। तो क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन के ऊपर आता है, इसको लेकर जितनी भी चीज़ें आपको पता है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाइएगा। प्रोजेक्ट 28 किससे रिलेट करता है? नन ऑफ द अबव। बेसिकली ये इंडियन नेवी की कॉर्वेट्स को लेकर है, यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था आईटी रूल्स को लेकर। आईटी रूल्स के अंदर हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पर एक अपील कमेटी भी बनाई गई है और ग्रीवांस ऑफिसर को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था यहाँ से आगे बढ़कर स्टिकी बॉम्ब्स को लेकर। तो जेएनके के अंदर इस तरीके के इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर से इसको यूज़ किया जा रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था ग्राफीन। ग्राफीन जो है स्टील से कितने गुना ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है? 200 टाइम्स। एक आपका जो बाल होता है, हेयर होता है, उससे भी काफ़ी कम पतला होता है और इसका इस्तेमाल ट्रांजिस्टर्स के अंदर, टच स्क्रीन्स के अंदर, डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर हर जगह पर किया जा सकता है। फिर हमने यहाँ पर डोस्टालिम ड्रग जो थी जिसमें कैंसर का 100% पेशेंट्स के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले कि कैंसर खत्म हो गया, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट डिस्कशन किया था वो था क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने लोनार के बारे में डिस्कशन किया था, लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
इसका एक्सटेंशन भी किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर लोकेट करती है, ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने एनसीपीसीआर के बारे में देखा था, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये बताइए जल्दी से। इन्होंने बाल स्वराज पोर्टल जो ऐसे लॉन्च किया है ताकि मॉनिटरिंग करी जा सके और बच्चों को जब भी हेल्प की जरूरत है वो प्रोवाइड करी जा सके। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनसीपीसीआर, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सीएक्यूएम के बारे में देखा था, जिससे कि एनसीआर और इसके आसपास के जो एरियाज है उनके यहाँ पर एयर क्वालिटी किस तरीके से कैसे उसे मैनेज किया जा सकता है, वो मेन काम सीएक्यूएम का रहता है। नेक्स्ट 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पर है, पोर्टोरिको के टेलीस्कोप से भी बड़ा साइज है और ये अवेलेबल है चाइना के अंदर। यहाँ पर कुछ सिग्नल्स जो है वो डिटेक्ट करे गए हैं, तभी ये न्यूज़ में था। OECD के बारे में डिस्कशन किया था, डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ग्रुप है, फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है और 1960 में इसे बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो आप मेंशन करेंगे, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन के अंदर। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपके सामने है। अब जल्दी से जो आपके मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर दीजिए, सो दैट यहाँ पर टॉपर्स जो है वो उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।